क्या गोल्ड और सिल्वर में हालिया गिरावट के बाद अब बॉटम बन चुका है या अभी और कमजोरी बाकी है? क्या यह खरीदारी का सही समय है या अभी इंतजार करना चाहिए? इसी पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी, बहुत बहुत नमस्कार। सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी नितिन जी, गोल्ड और सिल्वर में जो मौजूदा गिरावट है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? कमल जी, इस बार जो गिरावट आई, अगर हम इस पूरे दौर को देखें, जुलाई के महीने को देखें, तो जुलाई के महीने में तीन अच्छी खबरें हमको देखने को मिली। पहली खबर थी कि जो नौकरियों का डेटा आया था वो बहुत नेगेटिव था, कम नौकरियां जुड़ी, यानी गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव था। महंगाई के फ्रंट में हम देखें तो जो दोनों डेटा थे, फिर चाहे वो रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा हो या होलसेल इन्फ्लेशन का डेटा हो, वो दोनों ही डेटा अमेरिका की तरफ से गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव थे। लेकिन नौकरियों का जब डेटा आया तो गोल्ड $4200 के ऊपर नहीं गया। सीपीआई का जब डेटा आया तो $4100 के ऊपर नहीं गया और 4090-80 के ऊपर नहीं गया। जब पीपीआई का डेटा आया, उसका कारण क्या था कमल जी? ये माना जा रहा था कि ब्रेंट क्रूड के दाम चूंकि वापस $90 के ऊपर चल गए, तो अगले महीने जब ये डेटा आएंगे या ये आंकड़े आएंगे तो उस समय जो है सिचुएशन वापस से वैसी हो जाएगी। और जैसे जैसे पेट्रोल के दाम $4 की तरफ अमेरिका में जाते गए, वैसे वैसे ये माना गया कि अगले महीने की ये आंकड़े दूसरे होंगे। दूसरे नौकरियों के फ्रंट में अगर हम बात करें तो नौकरियों के फ्रंट में भी एक ये बात सामने आ रही थी कि ये एक बेस बन गया और अगले महीने जो है इस बेस से थोड़ा ऊपर आ सकता है। तो चूंकि दोनों विरोधाभासी बातें आ रही थी और बाजार जो है, चूंकि अगस्त एक्सपायरी है या मान लीजिए अक्टूबर एक्सपायरी है, तो बाजार आगे फॉरवर्ड में ट्रेड करता है, तो इसलिए फॉरवर्ड व्यू जो है वो नेगेटिव लेके चल रहे थे। और दूसरी तरफ जो सिचुएशन जियोपॉलिटिकली चल रही थी उसमें जो है क्रूड को बार बार नीचे के लेवल से सपोर्ट मिल रहा था, तो वो भी एक गोल्ड सिल्वर के ऊपर नेगेटिव असर डाल के चल रहा था। कमल जी। जी, पर नितिन जी, उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा गिरावट आएगी गोल्ड और सिल्वर में। तो क्या अब हम माने कि ये बॉटम के आसपास मार्केट पहुंच चुका है या अभी और आप गिरावट देखते हैं? कमल जी, $4100-4200 जो है वो फरवरी के आसपास भी आया था और वहां से फिर जो है बढ़ के $5200 गया जब युद्ध की शुरुआत हुई। और जब तक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज 2 मार्च को इसने बंद नहीं किया था ईरान ने, तब तक गोल्ड और सिल्वर जो है वो अपर साइड पे ही चल रहे थे और लग रहा था कि अब जो है इस युद्ध में $5800 या $6000 जो है वो टच कर जाएगा। लेकिन जैसे ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद किया और ऑयल के प्राइसेस एकदम अपर साइड में जाने लगे, और उसके बाद एक ये हुआ कि ऑयल जो है वो मिलना बंद हो जाएगा। हमें नाइमेक्स के प्राइस हमें दिख रहे थे $100-120, लेकिन एक्चुअली जो 100% के प्रीमियम्स चल रहे थे, तो उस वजह से जो है ये गिरावट इतनी बड़ी आई। और बाजार में हमेशा वही होता है कमल जी, जो सोचा नहीं होता है। जो सोचते हैं वो अगर बाजार में होने लग जाएगा तो हर आदमी काम धंधा बंद कर देगा, हर आदमी केवल बाजार में सट्टा लगाने लग जाएगा। तो बाजार हमेशा आपको चौंकाता है, बाजार हमेशा आपको सरप्राइज करता है। अब आगे की अगर बात करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार अभी जो है वो एक रेंज में है, 3800-3900 नीचे में, और ऊपर में 4150-4200। बाजार मुझे लगता है अभी इसी रेंज में काम करेगा। और रेंज के बाजार की एक खासियत होती है कमल जी, जब वो बढ़ता है, जैसे आज सुबह से बढ़ा है, तो जब वो बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि तेजी आ गई, तेजी आ गई, हम छूट गए, हम छूट गए, हम छूट गए। और मंदी आती है तो ऐसा लगता है कि जो है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो पर्टिकुलरली उस रेंज में काम करता है। तो अभी वो रेंज में ही काम करता हुआ बाजार दिख रहा है। आज चूंकि ईरान की तरफ से वापस जो है बातचीत की पहल की गई है, बातचीत वापस शुरू हुई है जी मीडिएटर्स के द्वारा, तो हम देख रहे हैं एक शॉर्ट कवरिंग जो है वो बाजार के अंदर बनी हुई है। लेकिन लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ऐसा कोई भी सिग्नल जो है वो बाजार की तरफ से अभी भी नहीं आ रहा है। कमल जी। जी, नितिन जी, अब सोने और चांदी में अगर पहले कहीं रिकवरी दिखी तो किसमें सबसे बेहतर शुरुआत रिकवरी की दिखाई देगी हमें? कमल जी, गोल्ड सिल्वर में अगर हम बात करें तो लास्ट 30 दिन में सिल्वर जो है ये ज्यादा गिरी है गोल्ड से, और लगभग लगभग 8 से 10% का डिफरेंस रहा है। तो चूंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो वापस 72-73 तक चला गया था, तो मुझे लगता है जो उसका लॉन्ग टर्म एवरेज है वो 65 के आसपास इसको आना चाहिए अगर बढ़त होती है तो उस केस में अभी भी मुझे लगता है कि सिल्वर जो है वो एक बार गोल्ड से थोड़ा सा तेज आपको इंक्रीमेंटल देगी। जी, और नितिन जी, एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करी जाए तो प्रमुख सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए? कमल जी, हम बात करें तो 143,300 का हाई लगा था जिस दिन सीपीआई का डेटा आया था, और ये हाई जो है उसके बाद ब्रेक नहीं हुआ लास्ट
अगर मैं बात करता हूँ 7-8 दिन में, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो यही हो जाएगा 1,43,300। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 1,45,100। जो हमने नौकरियों का डेटा आया था उसके बाद जब देखा कि 1,45,100 के नीचे जब बाजार गया तो उसने वो लेवल को क्रॉस नहीं किया, तो सपोर्ट जो है जिसको हम बोलते हैं कि वो रेजिस्टेंस बन जाते हैं। तो ये दो लेवल का हमें आने वाले हफ्ते में ध्यान रखना है कि 1,43,300 और 1,45,100 के लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। नीचे में अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो देखिए मैं बहुत लोअर रेंज दे रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है बाजार रेंज बाउंड रहेगा। तो नीचे में 1,40,200 1,40,300 के आसपास एक सपोर्ट है, और ऊपर के सपोर्ट की बात करूं तो 1,41,400 1,41,500 के आसपास सपोर्ट आ रहा है। बाजार में 1,43,300 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा तो हम देखेंगे बाजार में शॉर्ट कवरिंग जो है वो एक अच्छी खासी बनेगी, क्योंकि स्टॉप लॉसेस जो है वो इसी के आसपास लगे हुए हैं शॉर्ट के। जी, और सिल्वर में? सिल्वर की कमल जी बात करें तो अभी करंट में जो सिल्वर है वो 2,23,000 2,24,000 पे 2-3 बार रेजिस्टेंस ले चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ा अपर साइड में रेजिस्टेंस देखते हैं तो 2,26,500 का पहला रेजिस्टेंस आ रहा है और 2,32,000 रुपए का दूसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 2,19,100 का पहला सपोर्ट है और 2,17,300 रुपए का दूसरा सपोर्ट है। और बाजार अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी रेंज में काम करेगा, क्योंकि नया कोई डेटा अभी 2-4 दिन जो है वो है नहीं, और बाजार अभी सिर्फ और सिर्फ ईरान और ट्रंप के स्टेटमेंट्स के ऊपर चलेगा। जी, अब नितिन जी, क्या सिल्वर में देखिए बहुत जगह ये सवाल उठ रहा है, तो क्या सिल्वर 2 लाख रुपए के नीचे भी आ सकती है क्या? कुछ जने 1,75,000 भी बोल रहे हैं, कोई 2 लाख भी बोल रहा है। आपको लगता है क्या कि 2 लाख को तोड़ सकता है ये लेवल? का जोन है, और जो लास्ट सपोर्ट जिसको हम लक्ष्मण रेखा कह सकते हैं वो $45 आ रहा है। तो $45 आज अभी ये मान के चलिए लगभग लगभग 20% के आसपास 22% के आसपास होता है, और करंट भाव से अगर हम एमसीएक्स में 20-22% करते हैं तो 1,80,000 के आसपास होता है। तो एकदम एक्सट्रीम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लेवल आ जाएगा, बट एकदम एक्सट्रीम वर्स्ट कंडीशन ऐसी हो जाती है कि दोनों साइड जो है वो ईरान और यूएस जो है वो किसी भी बात को करने से तैयार नहीं, और कोई ऐसा लगता है कि मान लीजिए एक पक्ष जो है वो एकदम खत्म ही हो जाएगा, तो उस कंडीशन में बिल्कुल हम $45 तक चांदी को आते हुए देख सकते हैं और 1,80,000 होगा। बट दैट वुड अगेन बी एक्सट्रीम वर्स्ट केस, वो एकदम मतलब जिसको हम कहते हैं हिंदी में हमारे यहाँ भय 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 वाला जो माहौल होता है, जो भयंकर भय वाला माहौल होगा उसमें ये लेवल आ सकते हैं। नॉर्मल जो माहौल चल रहा है उसमें ये थोड़ा सा मुश्किल है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखें कि ईरान और अमेरिका दोनों तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम शांति रखें या लड़ते रहे। लड़ रहे हैं और शांति, लड़ रहे हैं और शांति में ही उन्होंने पूरे बाजार को अनसर्टेनिटी में पहुंचाया, और कोई भी ये तय नहीं हो सकता कि बाजार अभी और कितना गिरेगा या कितना बढ़ेगा। इसलिए ट्रेड करते समय निवेशकों से, ट्रेडर से ये उम्मीद है कि वे स्टॉप लॉस लगाएं बहुत कड़ाई से और पूरे मार्केट को और पूरे घटनाक्रम पे वॉच करें। अब नितिन जी, यहाँ पर देखिए, जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात आती है तो ठीक है, वो तो बहुत सालों के लिए पैसा लगाते हैं, उनको 2-4-5 महीने या 1 साल से भी मतलब नहीं होता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए? कवल जी, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए इस समय की राह थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो स्लोअर चार्ट है या मतलब जो कम टाइम फ्रेम के चार्ट है उन सभी में जो एडीएक्स है वो अभी 25 के नीचे चल रहा है गोल्ड के अंदर और या सिल्वर के अंदर भी। तो 25 के अंदर का मतलब होता है कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है और उसका जो ट्रेंड है वो क्लियर नहीं है। लेकिन ओवरऑल सारे डेटास की बात करें तो मुझे लगता है कि जब तक 1,40 का लेवल नहीं टूटता है तब तक वो डिप्स में बाइंग करके जो है वो चल सकते हैं, और ऊपर में 1,45 के आसपास की अपनी पोजीशन को खाली कर सकते हैं। सिमिलरली चांदी में भी 2,20,600 के आसपास का आज का ओपन लो बराबर है। तो जनरली लास्ट टाइम अगर मैं बोलूं तो इसी ओपन लो पे जब बाजार लगा था 2,20,600 पे, तो हमने चांदी को 2,38,000 तक आते हुए देखा था। तो जब तक 2,20,600 नहीं टूटता है या मोटा माटी 2,20,000 नहीं टूटता है तो 2,20,000 का स्टॉप लॉस लगा के नीचे में 2,23 2,22 पे बाय कर सकते हैं। ऊपर में 2,28 से लेके 2,32 तक निकल जाइए, पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। जनरली ओपन लो अगर लग जाता है और वो नहीं टूटता है तो बाजार के लिए काफी अहम सपोर्ट का काम करता है, या फिर जिस दिन ओपन हाई लग जाए तो उस दिन भी आप अपनी पोजीशन को निकाल सकते हैं। जी, अब नितिन जी, अंतिम सवाल की देखिए, 2026 के 7 महीने लगभग पूरे होने जा रहे हैं। बाकी का जो समय है
उसके लिए गोल्ड सिल्वर में आपका आउटलुक क्या रहेगा? कमल जी, मुझे लग रहा है कि अभी जिस तरह का डैमेज हुआ है, देखिए एक होता है कि आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको हल्की सी खरोच लग गई, आप उठते हैं और आप तुरंत चलना शुरू कर देते हैं। एक होता है आपको इतनी भयानक चोट लग गई कि आपको 2 4 6 महीने का बेड रेस्ट लेना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी स्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है जहाँ पे हम ये कहें कि ये गोल्ड या सिल्वर जो है ये हाथ झाड़ पोंछ के जो है तुरंत खड़ा हो जाएगा और तुरंत जो है आपको जो है पैसा देना शुरू कर देगा। मुझे लगता है कि दीपावली के आसपास या दीपावली के बाद अगर डिमांड अच्छी रहती है तो गोल्ड सिल्वर में एक अच्छी तेजी हमें नवंबर दिसंबर में मिलनी चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 15 अक्टूबर के बाद से, क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद से अगर आप सीजनलिटी फैक्टर देखें तो पिछले 7 सालों में हर बार जो है 15 अक्टूबर के बाद एक तेजी बनी है। एक्सेप्शन लास्ट ईयर था जो हमने 15 अक्टूबर की जगह 15 नवंबर से तेजी बनते हुए देखी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में जो लोग भी अभी फसल बो रहे हैं उनको फसल काटने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? कमल जी, हमारा व्यू चल रहा था कि लॉन्ग टर्म में हम नवंबर दिसंबर के लिए सिल्वर में पॉजिटिव थे, शॉर्ट टर्म कल तक हम नेगेटिव चल रहे थे। अब हमारी जो खुद की मेरी पोजीशन एमसीएक्स और ईटीएफ में बनी है वो नवंबर दिसंबर के हिसाब से पॉजिटिव को लेके बनी हुई है। जो भी लेवल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो हमारे क्लाइंट्स और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी डिस्कस किए हुए हैं। और चूंकि मैं मेरी पोजीशन भी लेके चल रहा हूँ तो मैं हो सकता हूँ थोड़ा बहुत बायस भी हो सकता हूँ। तो मेरी आप लोगों से सभी से ये राय है कि अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क मैनेजर की या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बिना रिस्क एडवाइजर की सलाह के काम ना करें। धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।